राम राम भाई सबको। आज मैं आपको DSSB PGT मैथ का 21 जुलाई 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि दंड आरेख 3 विभिन्न कंपनियां PQR के कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन दर्शाते हैं। मतलब जो ये है 3 आरेख दे रखे हैं, मतलब 3 कंपनी दे रखी है PQR, ये P कंपनी है, ये Q कंपनी है, ये R कंपनी है। ये P कंपनी है, Q कंपनी है और R कंपनी, इनकी संख्या दे रखी है। ये तो उनकी होगी संख्या जो काम कर रहे हैं कंपनी में। आज ये हो गए उसके वेतन। इस वेतन में ये बताया गया है जो ये सैलरी दे रखे हैं ना 20, 30, 40, 50, ये मल्टीपल है 1000 का। मतलब ये 20,000 है, ये 30,000 सैलरी है, ये 40,000 सैलरी वाले हैं, ये 50,000 सैलरी वाले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कंपनी P और कंपनी R के 40,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी P और R, कंपनी P और कंपनी R के 40,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मतलब 40,000 वाले कौन से ये है, कंपनी P है, कंपनी Q ये है और कंपनी R ये है। तो इसने बोला कंपनी P और R में 40,000 कमाने वाले कितने कर्मचारी है वो, और कंपनी Q के 20,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। और कंपनी 20,000 वाले में कंपनी Q ये वाली में कितने आदमी मतलब कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कोई कंपनी है, मतलब जो कर्मचारी है 40,000 रुपये कमाते हैं, उन 40,000 कमाने वालों में जो कंपनी P है और कंपनी R है, उन दोनों के कुल कर्मचारी जो है, और कंपनी Q जो है 20,000 की कंपनी Q के जो कर्मचारी है उसका कितना प्रतिशत है। मतलब कंपनी Q का कितना प्रतिशत, जहाँ पे कितना प्रतिशत आ जाए उसको हम लिखेंगे नीचे और ऊपर वाले को लिखेंगे और दूसरे वाले को लिखेंगे ऊपर। तो पहले क्या बोला, कंपनी P और कंपनी R में कितने कर्मचारी काम करते हैं 40,000 में। 40,000 में कंपनी P ये होगी, कंपनी R ये होगी। कंपनी P में करते हैं 70 और कंपनी R में करते हैं 60। तो 70 + 60 अपोन में कितना प्रतिशत वाले नीचे लिखेंगे, और कितना प्रतिशत वाला कौन सा है, संख्या का कितना प्रतिशत, जहाँ पे भी का आ जाए या कितना परसेंट आ जाए, जहाँ पे का आ जाए या वट परसेंट आ जाए, का आ जाए या वट परसेंट आ जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो नीचे में क्या है, Q 20,000 में Q में करने वाले काम, तो 20,000 में Q में कितने करते हैं 200, तो 200 ये, और प्रतिशत निकालना है इंटू 100 कर देंगे। 70 + 60 कितना बन गया 230 अपोन 200 इंटू 100। तो 100 से कट गया 2 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 2 पंजे, तो कितना आ गया 115%। तो हमारा आंसर हो गया 115%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है, क्या दे रखा है 724 - 613 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय 925 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6। अब आपको पता है इसमें बोर्ड मास लगाएंगे हम, तो बोर्ड मास लगा करेंगे 724 में से 613 गया। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाले को फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट वाला है, इसको सोल्व करने हैं। 724 में से 613 गया, कितना बच जाएगा 111। फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिख दिया। फिर उसके बाद 925 में से डिवाइड करेंगे 5 से, क्या बन जाएगा, तो 5 एकम 5, 4 बच गया 42, 5 अट्ठे 40, 2 बच गया 25, 5 पंजे 25। फिर से डिवाइड करना है 5 से इंटू 6। अब 111 ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड करना है इसको, तो 185 को 5 से डिवाइड 5 दिए 15, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35 इंटू 6। अब देखो क्या करना है, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 111 को डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 111 को 37 से डिवाइड करेंगे, वो कितने पे कट जाएगा 3 पे कट जाएगा। तो 3 छंग 18, तो इसका आंसर हो गया 18, आंसर सी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार अपने सामान को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है। मतलब कोई दुकानदार है जिसने अपने सामान को बताया कि वो 55% हानि पर बेच रहा है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है। तो वो गलत तराजू का उपयोग करता है और वास्तव में 65% का लाभ अर्जित करता है। और वास्तव में वो कितना लाभ अर्जित करता है 65% का। तो वह 1 kg के बजाय वास्तव में कितना तोलकर देता है। मतलब वास्तव में ये बताना है 1 kg की जगह वो कितना तोलकर देता है।
वो निकालना है, ठीक है। मतलब वास्तव वाले का निकालना है, वास्तव वाले के निकालने के लिए वास्तव वाले को हमें नीचे रखना पड़ेगा। मतलब वास्तव वाले का निकालना है तो वास्तव वाले का निकालने के लिए जो वास्तव में उसको प्रॉफिट या हानि हुई है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो अब देखो, इसने बोला है कोई दुकानदार अपने सामान को 55% हानि पर बेच देता है। 55% हानि पर बेचता है तो वो कितने की बेचता है? मतलब कोई चीज़ 100 की खरीदता है, 55 की हानि होगी, तो बेची कितने में होगी उसने? 45 में। 45 में वो ऊपर की साइड हम वो लिखेंगे जिसमें हमें गलत तोला है। अपोन में वास्तव वाली लिखेंगे नीचे। वास्तव वाली नीचे क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें वास्तव में निकालना है उसे वास्तव में कितने ग्राम, मतलब वास्तव में निकालना है उसने कितने किलो या कितने ग्राम चीज़ बेची है। जो भी चीज़ बेची होती है उस दूसरे वाले जो हिंट दे रखी है उसको नीचे रखते हैं, क्योंकि वास्तव में पूछा वास्तव में कितना ग्राम उसने बेचा है, तो वास्तव में जो लाभ हुआ वो नीचे आएगा। तो वास्तव में 65% का लाभ हुआ है, तो कोई चीज़ 100 की खरीदता है तो 65 का लाभ तो कितने की बेची होगी? 165 की, ठीक है। इंटू क्या आएगा? 100 करो 1000, क्योंकि 1 kg की बजाय पूछ रहा है ना कितने में गिरा है। तो मतलब मान के चलो पहले 55 की हानि हुई तो कितने में बेची होगी? 45 में। फिर उसे हानि हुई 65 की, 65 का लाभ हुआ, तो 100 की चीज़ थी 100 की चीज़ खरीदी, 65 का लाभ 165 में बेची होगी, तो इतने में बेची होगी। हम दावा कर रहे हैं कितने 1000 ग्राम बेचा होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा वो वास्तव में कितना बेचा है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। 3 से कट जाएगा 3 11,000 और 3 3 9, 3 इंटू 1000 क्या बन जाएगा? 3000 अपॉन 11। अब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? 3000 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बच गया 80, 11 7 77, 3 बच गया 0 ताली, 11 दूनी 22, 8 बच गया 0 लगाई तो पॉइंट लग गया, तो 11 7 77, ठीक है, 3 बच गए। तो क्या आंसर आ गया? 272.7 ग्राम। तो कितना होगा? 272.7 ग्राम, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि 12% और 10% की 2 कार्मिक छूट के बराबर एकल छूट बताना। मतलब दो कार्मिक छूट दे रखी है तो उसको सिंगल बताना है कि दोनों को मिला के कितने की छूट मिली। सीधी बात है, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो छूट दे रखी हो, 2 छूट दे रखी हो और हमें बताना है कि सिंगल छूट कितनी होगी, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो डिस्काउंट निकालने के लिए, a + b - ab अपॉन 100। ए पहला छूट है, बी दूसरी छूट है, तो पहली छूट 12 है प्लस दूसरी छूट 10 है, तो -12 × 10 अपॉन 100। अब देख 12 + 10 कितना बन गया? 22 बन गया, -0 से 0 कट गया, 12 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना बन जाएगा? 1.2। अब 22 को 1.2 से माइनस करेंगे तो 20.8 बच जाएगा, 20.8%, तो आंसर हो जाएगा इसका 20.8, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है कोई रेलगाड़ी है ए से बी तक 70 km/h की चाल से जाती है और उसी मार्ग पे बी से ए तक आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो दो तरफा यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? तो ये पूछ रहा है औसत चाल कितनी होगी। तो आपको पता है औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल दूरी, जो पूरी दूरी है, अपॉन में टोटल समय, ये फॉर्मूला होता है ना। औसत चाल निकालने का दूरी अपॉन समय फॉर्मूला होता है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें दे रखी है, सिर्फ चाल दे रखी है। जब हमें चाल दे रखी होगी, दूरी निकालनी होती है, तो अगर हम इस चाल का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाएगा उसकी दूरी कितनी है। अब एलसीएम ले लो उसका, किसका? 70 चाल दे रखी है और दूसरी चाल दे रखी है 30, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम से पता चल जाएगा कि उसकी दूरी कितनी है। तो 10 से डिवाइड किया, 10 7 7, 10 3 30, तो 7 1 जा 7 3, तो 3 1 जा 3, ठीक। तो कितना 7 21, 210, तो उसकी दूरी कितनी आ गई? 210। मतलब ए से बी तक गया तो उसकी दूरी थी 210, फिर बी से ए तक आया 210 फिर होगी, तो ये पूरी टोटल उसकी दूरी होगी। अपोन में लिखना समय। समय कैसे निकालते हैं? औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। समय निकालना, समय धर लेंगे तो दूरी अपॉन औसत चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है? अब हमें समय निकालना है, तो समय निकालेंगे। समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन औसत चाल। दूरी कितनी है? 210।
अपोन में कर देंगे पहली औसत चाल कितनी है 70, प्लस बी से ए आया उसको भी तो जोड़ना है क्योंकि टोटल समय बताना है। तो 210 ही चाल दूरी है, तो चाल कितनी है इसमें 30। तो इसको सोल्व कर देंगे अब। तो 210 प्लस 210 कितना बन गया 420 अपोन 70 तिया 210 3 बच गया, प्लस 30 सत्ते प्लस 7 बन गया। तो 420 अपोन 10 क्या बन गया 42 किलोमीटर। क्या मतलब इसकी औसत चाल कितनी होगी 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि 13 संख्याओं का औसत 7 है। 13 संख्या का औसत दे रखा है 7। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए, अगर इन्होंने हर संख्या को 8 से गुना कर दिया तो उसका नया औसत क्या हो। सीधी बात है, जब भी हमें औसत दे रखा हो और उसमें हर प्रत्येक संख्या में क्या कर रखा हो गुना कर रखा हो, तो उसका नया औसत निकालने के लिए सीधा उस औसत में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसका 13 संख्या का औसत दे रखा है 7 और प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर रहे हैं, तो इस औसत को 8 से गुना कर देंगे। 7 औसत है तो 7 को 8 से गुना कर देंगे, 7 8 56। तो नया औसत क्या आ गया 56। इसका आंसर होगा सी फॉर चुलबुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कोई धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मतलब कोई धनराशि है, उस धनराशि की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मतलब ये बताया कोई धनराशि है, वो धनराशि अपने आप में दुगनी हो जाती है 20 साल में। मतलब कोई धनराशि है कोई धनराशि है वो डबल हो रही है, अपने 20 साल में डबल हो जा रही है उसके वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। मतलब कोई मान ले कोई धनराशि P है, वो P जो है डबल होके उस कितनी बन गई 2P। मतलब प्रिंसिपल स्टार्टिंग में P था, डबल होके 2P बन गया, वो अमाउंट बन गया कितने ईयर में 20 साल में। कितने साल में 20 साल में। तो ये हमारा P प्रिंसिपल है, मूलधन है, और मूलधन से डबल होकर 2P हो गया, ये हमारी अमाउंट होगी। तो हमें साधारण ब्याज कितना मिला इसमें, साधारण ब्याज कितना मिला। अगर हम अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को तो हमें पता चल जाएगा हमें साधारण ब्याज कितना मिला है। तो 2P माइनस P कितना बन गया P। तो सीधा साधारण ब्याज के फॉर्मूले में लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है P, और P हमें पता है, रेट हमें निकालना है क्योंकि दर निकालनी है हमें क्वेश्चन में। तो T हमें दे रखा है 20 अपॉन 100। तो 20 पंजे 100, तो P से P कट गया, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया 5%। ठीक है, रेट कितना आ गया 5%। यह तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इसने बोला कोई धनराशि है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे दुगनी हो जा रही है 20 साल में। तो दुगनी होने का मतलब है जो उसका साधारण ब्याज है वो 100% बढ़ा है। इसका मतलब जितना उसका मूलधन था उतना ही उसका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया, उतना ही साधारण ब्याज बढ़ गया। तो वही तो कह रहा है ना, दुगना हुआ है। दुगना का मतलब जितना उसका मूलधन था उतना ही उसका साधारण ब्याज बन गया। तो इसका मतलब है साधारण ब्याज कितना बन गया 100% मान लेंगे हम। साधारण ब्याज कितना बन गया 100%, और कितने टाइम में 20%। तो अगर हमें रेट निकालना होता है, रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज लिख के साधारण ब्याज को डिवाइड कर देंगे किससे, उसके टाइम से। तो 100% अपॉन 20% काट देंगे तो कितना आ गया 5%। तो इसका आंसर हो गया 5%। ये दो तरीके हैं, आपको जो सा अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन एक दूसरे के सटा कर रख दिए जाते हैं। मतलब 4 घन हैं उनको सटा के रख दिया जाता है, उससे बनने वाला घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो उससे एक घनाभ बनाए, उससे हमने क्या बना दिया घनाभ का आयतन निकालना है। तो आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब इसने बोला है 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन है उसको एक दूसरे से सटा कर रख दिया। मतलब एक घन हो गया हमारा ये, समझना ध्यान से। अब एक घन होगा ये, इसको ऐसे इससे सटा के रख दिया, ऐसे इसको सटा के रख दिया। ऐसे ही ये पीछे की साइड बन गया, यहाँ पे बन गया, और ऐसे ही एक यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये 4 सटा के रख दिया। अब हमें निकालना क्या है, जब ये 4 सटा के रख दिया एक घना बन जाएगा ये।
भाई ये पूरा घनाभ बन जाएगा ना। फिर घनाभ का क्या निकालना है हमें, आयतन निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये पूरी लंबाई मतलब एक घना भी है, एक घनी है, उसकी साइड दे रखी है 4, ये साइड 4 दे रखी है, 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 ये साइड 4 दे रखी है। तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ये होगी उसकी घनाभ की लंबाई। लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 लंबाई ये है, 4 लंबाई ये है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8। तो चौड़ाई होती है ये, ठीक है, ये एक घन है, इसके पीछे एक घन है, तो ये पूरा घन क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो 4 घन, 4 साइड ये है और 4 ये होगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी 8 हो जाएगी। अब ऊंचाई होती है ये वाली, तो ऊंचाई इसके ऊपर तो कुछ रखा नहीं है, इसके पीछे रखा है, तो ऊंचाई तो इसकी 4 ही रहेगी ना। तो अब सीधा आयतन निकालना है घनाभ का, तो निकाल दो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है 8 इंटू चौड़ाई कितनी है 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 4, तो इसके मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 256। तो इसका आंसर होगा सी 256। या दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि 4 सेंटीमीटर भुजा के 4 घन है, एक घन का आयतन निकाल के, एक घन का आयतन निकाल के उसके 4 से गुना कर दो, तो वो भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 घन जोड़े हैं ना इसने, तो 4 घन जोड़े, 4 घन का पूछ रहा है जनाब, 4 घन जो दिया उनका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। पहले एक घन का आयतन निकाल लो। एक घन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए की क्यूब साइड की क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना बन जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, 64 बन गया। एक घन का आ गया 64 आयतन, घन कितने 4, तो इसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 256। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1,40,625 की धनराशि को 18 महीने के लिए 8 वार्षिक दर पर निवेशित करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि एक धनराशि दे रखी है, मतलब मूलधन दे रखा है 1,40,625, उसको 18 महीने के लिए टाइम दे रखा है, 18 महीने, उसको 18 महीने के लिए 8% के रेट पर निवेश किया जाता है। तो हमें उसका चक्रवर्ती ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। इस क्वेश्चन का क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। और जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है। क्या है, ब्याज क्या है, हाफ ईयरली है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ईयरली के लिए जो रेट है, रेट कितना दे रखा है 8%। जब इसने हाफ ईयरली बोल दिया, अर्धवार्षिक बोल दिया, तो हम रेट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो रेट कितना बन गया 4%। तो इस 4% को जो है फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। जैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 4/100 कर देंगे, परसेंटेज हट जाएगा, 4 से कट जाएगा 1/25। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/25। अब रहती है बात टाइम की। टाइम कितना लगा, टाइम लगा है, मतलब अर्धवार्षिक का 6-6 महीने का बांटा है, तो 6-6 महीने में बांटा है इसने, कितने 18 महीने। तो 6 महीने का एक पार्ट, 6 महीने का अगला पार्ट, 6 महीने का अगला पार्ट, तो हो गया 18 महीने 3 पार्ट में, तो टाइम हो गया 3। या सीधा तरीका ये है, जितना हमारा टाइम दे रखा है उसको डबल कर दो, बात खत्म। उसको डबल कर दो, कितना दे रखा है 18 महीने दे रखा, 18 का डबल 36, तो 36 होते हैं 3 साल, तो टाइम कितना हो गया 3। मतलब सीधी बात है, अगर अर्धवार्षिक दे रखा हो, हाफ ईयरली दे रखा है, रेट को आधा कर देते हैं और जो हमारा टाइम होता है उसको डबल कर देते हैं, बात ही खत्म। सिंपल सा ये याद रखो। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना 3 साल के लिए, तो 1/5 फ्रैक्शन है, रेट है, तो पहले साल 25 से कितना हो गया 26 हो गया, दूसरे साल 25 से कितना हो गया 26 हो गया, और तीसरे साल 25 से 26 हो गया। तो अब 25 गुणा 25 करेंगे, कितना आ जाएगा 15625, ठीक। और 26 गुणा 26 करेंगे, वो कितना आ जाएगा 17576। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारी अमाउंट, ठीक। तो अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, उसका चक्रवर्ती ब्याज कितना है। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, इसका चक्रवर्ती ब्याज इसको माइनस करके आ जाएगा, CI की वैल्यू आ जाएगी 1951। मतलब कहने का ये है, हमारा जो CI की वैल्यू आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 1951। तो हमें 1951 की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में देखो, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1,40,625, और मूलधन निकाला कितने हमने 15,625। तो अब हम 15,625 को
15,625 को यूनिट को किसके बराबर लिख देंगे, 1,40,625। और वैल्यू किसकी निकालनी हमें, 1951 की। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू होगी 1,40,625 डिवाइडेड बाय 15,625। तो अब ये पूछ रहा है 1951 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,40,625 अपॉन 15625 इंटू में 1951। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे क्या बन जाएगा, इसको काट पीट के सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 17559। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात है काटने की, इसको काट के देख लो, जैसे ये है इसको काट लो, ये है हमारे पास 1,40,625। फिर कहोगे कि हमसे कट नहीं रहा, तो मैं काट के बता देता हूँ। 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 4 बज गया 40, 5 अट्ठे 40, ठीक। तो 5 एकम 5, 12 बज 1 बज गया 12, तो 5 दूनी 10, 2 बज गया 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से करना 5 15, 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 दूनी 10, 2 बज गया 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर से 5 से कर जाएगा, 5 पंजे 25, 3 बज गया 31, 5 छम 30, 1 बज गया 12, 5 दूनी 10, 2 बज गया 5 पंजे 25। तो ऐसे 5 छम 30, 1 बज गया 12, 5 दूनी 10, 2 बज गया 25, ये ठीक। ऐसे ही फिर से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बज गया 25, 125। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बज गया 12, 5 दूनी 10, 2 बज गया 25 बज गया, 5 पंजे 25, ठीक। तो ऐसे ही एक बार और काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा 17559, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। तो यदि ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम कार्य किया जाता है, मतलब काम ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज में काम करता है, मतलब एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करता है। मतलब स्टार्ट ए ने किया, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। तो हमें बताना है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो अब देखो, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, तो टोटल काम आ गया 24। टोटल काम कितना आ गया 24। तो अगर हम टोटल काम को टोटल टाइम से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है। 24 डिवाइडेड बाय 12, तो ए 2 बच गया। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 24। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ए ने एक दिन में 2 काम किया, बी ने एक दिन में 1 काम किया। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 3। 2 दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। और काम कितना करवाना हमें, 24। तो 24 काम तक आने के लिए 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 24 में 3 अट्ठे 24, 8 से गुना कर दी। जब इधर 8 से गुना की तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16। तो 24 काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 16 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 डेज। आंसर इज सी, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि 6 और 42 का तृतीयानुपाती कितना होगा। देखो इसमें फिर से पूछा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला होता है उसको x मान लेंगे। जैसे 6 और 42 है, 6 लिखेंगे रेशियो 42, इस 42 को एक बार और लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे x। x होता है हमारा तृतीयानुपाती। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 42 बराबर किसके, 42 अपॉन x के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 42 के साथ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा 42 के साथ, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 6 से, तो काट दो, 6 7 42। तो 42 इंटू 7 कितना होगा, 42 इंटू 7 होता है 294, ठीक। यह सीधा तरीका ये है, 7 के लास्ट वाले से कर दो, 7 दूनी 14, लास्ट में आ रहा है 4। तो ऑप्शन में देख लो 4 कौन सा, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर, ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th वाला। 13th क्या बोलता है, 13th बोलता है किसी फर्म में ए और बी संयुक्त रूप से क्रम से 2000 और 1600 का निवेश करता है। मतलब किसी फर्म में ए और बी है जिसने 2000 और 16000 निवेश किए हैं, और ए एक सक्रिय साझेदार है।
इसलिए उसे लाभ और इसलिए उसे लाभ का 30% अलग से मिलता है, तो उसे लाभ का 30% अलग से मिल गया। यदि व्यवसाय में उन्हें कुल 2160 का लाभ प्राप्त होता है तो हमें तो प्रत्येक द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात में विभाजित भाग में कितना हिस्सा मिला। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो हैं, किसी फर्म में उन्होंने ए ने 2000 रुपये निवेश किए, बी ने 1600 निवेश किए, और ए जो है ज़्यादा सक्रिय है तो उससे जितना प्रॉफिट हुआ उसका 30% अलग से मिलता है। मतलब 30% उसे अलग से तो मिलता है, तो जो 30% से अलग बच गया, जो बच गया उसमें भी उसे पैसा मिलता है, पर ये तो एक्स्ट्रा है जो उसे अलग से मिलता है, जो बी को नहीं मिलता। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से इसे मिलेगा, उसमें से उसे मिलेगा, पर उस ए के साथ उसमें बी से भी मिलेगा। तो अब एक चीज़ देख, ए ने इन्वेस्ट किए 2000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किए 1600 रुपये, तो इसका रेशियो निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कर दी, 2 10 जा 2 अट्ठे 2 पंजे 2 चौके, तो इन्वेस्ट का ए और बी का रेशियो क्या गया 5:4। तो मतलब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद जो उन्हें लाभ हुआ है, तो इसमें जो टाइम है, टाइम फिक्स है, मतलब 1 साल के अंदर उन्हें इतना लाभ हुआ, क्योंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं है। जब टाइम का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है वो टाइम फिक्स है। जब भी टाइम फिक्स होता है, जितना हम निवेश करते हैं उतना उसका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट भी हमारा 5:4 हो गया। अब इसने फिर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला इसलिए उसे लाभ का 30% अलग से मिलता है। ए को लाभ का 30% मिलता है, और लाभ कितना हुआ उन्हें, टोटल लाभ हुआ 2160। तो 2160 का अगर हम 30% निकाल लेंगे तो उसे अलग से मिलता है, तो निकालेंगे 0 से 0 का या 0 से 0 का। 216 × 3 क्या बन जाएगा, 216 की 3 से गुना की 6 × 18 हासिल लगाए, 3 × 4 3 × 6, तो मतलब 648 का जो लाभ है ए को अलग से मिला है। मतलब 2160 था टोटल, 2160 में से 648 मिल गया, और 648 में घटा दो तो 2 बच गया, 5 में 4 गया, 1 बचा, 11 में से 6 5 बचा, कितना बच गया 1512। जो 1512 लाभ है वो 1512 लाभ दोनों में बटेगा, ए में भी बटेगा, बी में भी बटेगा, क्योंकि ए का 30% तो अलग था, जो बचा हुआ है उसमें दोनों का होगा। तो दोनों का 1512 है, तो इन्हें दोनों को लाभ कितना हुआ, दोनों को प्रॉफिट कितना हुआ, 5 + 4 9, क्योंकि ए का प्रॉफिट 5 है, बी का प्रॉफिट 4 है, तो 5 + 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1512। 9 यूनिट की वैल्यू 1512, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1512/9। तो ये पूछ रहा है कि उनका अलग अलग हिस्सा कितना होगा, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, 4 यूनिट की वैल्यू, मतलब ए का कितना आ जाएगा 5 यूनिट निकालना है, तो मतलब 1512 9 × 5, तो काट दो 9 से, 9 एकम 9, 6 बजे 61, 9 6 54, 54 आ गया, कितना बच गया 7 72, 9 8 72, 168 × 5 करेंगे, 168 × 5 करने के बाद कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 840। तो एक आ गया 840। ऑप्शन में देखो, एक में 840 कौन से हैं, सिर्फ एक ऑप्शन में 840 है, तो सीधा हमें दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है, तो आंसर होगा 4। बट मैं बी भी निकाल के बता देता हूँ आपको। बी में कितना है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 1512/9 × 4, तो 9 से कट जाएगा कितने पे 168 पे, और 168 × 4 क्या बन जाएगा 168 × 4 आ जाएगा हमारे पास 672। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोलता है, अभय शुरुआत में अपनी मासिक आय का 35% बचाता था। मतलब जो अभय है शुरुआत में अपनी मासिक आय का, जो उसकी सैलरी है उसमें से 35% बचाता है, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई है। यदि उसकी मासिक आय में उसकी सैलरी में 40% की वृद्धि होगी तो उसकी बचत में 20% की कमी आएगी, तो उसकी बचत में कितनी कमी आएगी 20% की। तो अभय वर्तमान में अपनी वर्तमान आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत बचाता है वर्तमान सैलरी में से। तो इसने बोला अभय वर्तमान में वर्तमान आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो कितना प्रतिशत पूछ रहे, कितना प्रतिशत बचाता है, बचाता वाला ऊपर लिखेंगे और कितना प्रतिशत किसके साथ है, आय के साथ है। तो वर्तमान आय के साथ है ना कितना प्रतिशत, जहाँ पे भी कितना प्रतिशत आता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो नीचे आएगा पूरी वर्तमान आय जो उसकी है। मतलब इसने कहा ना वर्तमान आय का कितना प्रतिशत है, वर्तमान आय का पूछ रहे हैं, तो कितना प्रतिशत बचत करता है, बचत ऊपर आएगा, अपोन में वर्तमान आय नीचे आएगा, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अब एक तरफ लिख लिया हमने इनकम उसकी आय, एक तरफ लिख लिया एक्सपेंडिचर उसका खर्चा, और एक तरफ लिख लिया उसकी सेविंग उसकी बचत।
तो मान के चल स्टार्टिंग में उसकी इनकम थी 100 में 35% बचाता है, तो 100 का 35% 35, तो बचाता कितना है 35। तो खर्चा कितना करता है, 100 में से 35 माइनस करते हैं तो 65 खर्चा करता है। फिर उसने बोला है उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, 40% की। जब 40% की वृद्धि उसकी में हो गई तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40। तो 100 का 40% आ गया 40, तो उसकी सैलरी, उसकी इनकम कितनी होगी, 140 हो गई होगी बढ़ के। फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसकी बचत में 20% की कमी आई है। तो बचत कितनी थी, 35 का 20% निकाल लो, 35 का 35 इंटू 20/100, 20 पंजा 100, 5 सत्ते 35, तो कितने की कमी आई, 7 की। तो 35 थी, 7 की कमी आ गई, तो उसकी बचत कितनी बच गई, 28। जब 28 बचत बच गई, 140 उसकी सैलरी थी, 28 बचत बच गई, तो खर्चा कितना कर रहा है वो, खर्चा कर रहा है 112, 140 में से 28 गया। तो अब ये पूछ रहा है उसकी जो वर्तमान आय है, वर्तमान सैलरी है 140, तो 28 बचत कर रहा है, तो हमें बताना जो वर्तमान आय में कितना प्रतिशत वो बचाता है, कितना प्रतिशत वो बचाता है, बचा कितना रहा है 28, तो 28 ऊपर आएगा, अपोन में वर्तमान आय नीचे आएगा, कितनी है 140, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो काट दो, 0 से 0 गया, 14 दूनी 28, कितना आ गया 20%, तो इसका आंसर हो गया 20%, आंसर 4। ठीक, ऐसे ही 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन बोलता है किसी टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रम से 16 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। मतलब कोई टंकी है जो ए टंकी जो है उसको 16 मिनट में भर सकती है, बी पाइप जो है उस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप सी जो है 8 मिनट में खाली कर सकता है, और तीसरा पाइप जो सी है वो 8 मिनट में उसको खाली कर सकता है। तो हमें ये बताना है यदि सभी पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए, तो सभी पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब एक चीज़ देख, जो ए है टंकी को कितनी देर में भरता है 16 मिनट में, बी जो है टंकी को कितनी देर में भरता है 12 मिनट, जो सी है वो टंकी को खाली कर रहा है कितने मिनट में 8 मिनट में, तो इसलिए -8 लिख दें क्योंकि खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो इसलिए -8। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो उससे पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो 16, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लिया, तो 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आ गया 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, तो टोटल काम हो गया 48। टोटल काम हो गया 48। अगर हम टोटल काम में से टोटल समय घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 मिनट में कितना काम किया, 1 मिनट में कितना काम। तो 48 डिवाइडेड बाय 16 बच गया 3। तो ए जो है 1 मिनट में कितनी टंकी भरता है, 3 टंकी भरता है, 3 काम करता है। 48 को 12 से डिवाइड करते हैं, बच गया 4। तो बी जो है 1 मिनट में 4 काम करता है, और सी जो है खाली कर रहा है टंकी को, तो 48 को 8 से डिवाइड किया, बच गया 6, तो माइनस का 6, मतलब वो 1 मिनट में -6 काम खत्म कर रहा है। मतलब 1 मिनट में सी जो है 1 मिनट में 6 टंकी, मतलब 6 काम टंकी खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगा। तो ये पूछा तीनों ने मिलके कितने टाइम में टंकी भर देगा। तो जब भी हमसे ये बोले कि तीनों मिलके कितने टाइम में टंकी को भर देंगे, तो टोटल वर्क जो है ऊपर आएगा, अपोन में 1 मिनट का काम नीचे आएगा, तो उससे पता चल जाएगा कितने टाइम में भर रहे हैं। तो पहले तो ये निकालो तीनों ने मिलके 1 मिनट में कितना काम किया, तो 3 + 4 - 6, तो 1 मिनट में मिलके कितना काम किया, 1 काम किया। तो पूछ रहा है तीनों ने मिलके टंकी को कितने में भर दिया, तो तीनों ने मिलके कितने में भर दिया, टोटल काम ऊपर कितना 48, और 1 दिन का 1 मिनट का काम नीचे, तो कितना 1 मिनट में काम कितना 1, तो 48 मिनट में वो टंकी भर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ठीक, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 18.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोले को, मतलब कि 18.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोले हैं जिसको पिघालकर एक छोटा समरूप खोखला गोलों में डाला जाता है। मतलब कोई 18.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, उसके 2 ठोस गोले हैं, कितने 18.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 ठोस गोले हैं, उनको पिघला दिया जाता है, और पिघला के एक जो खोखले गोले हैं उस खोखले गोले में भरा जाता है, जिनकी बाह्य और आंतरिक व्यास दे रखे 1.2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उसके गोले कितने छोटे छोटे गोले बनेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कितने छोटे छोटे गोले बनेंगे और कितना वो चीज़, मतलब
उसको पिघाल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो इसका जो है जो चीज़ सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, वो रहेगा वॉल्यूम। आयतन हमेशा सेम रहेगा, आयतन चेंज नहीं होगा, तो आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन सेम ही रहेगा, चाहे उसको पिघाल लो या कुछ भी कर लो। तो हमें आयतन निकालना है। सबसे पहले तो दो ठोस गोले का आयतन निकाल के वो बराबर कर दो किसके, जहाँ जिसको पिघाल के जो मतलब पहले तो जो दो गोले का आयतन है वो निकाल के वो किसके बराबर रखना है, वो बराबर लिखना है जो छोटे छोटे गोले बना रहे हैं पिघाल कर, वो कितने बना रहे हैं, तो मान लें n बना रहे हैं, तो n से गुना कर देंगे उन छोटे छोटे गोले का आयतन निकाल के। अब मैंने क्या बोला, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, वॉल्यूम बी बराबर वॉल्यूम बी के बराबर वॉल्यूम छोटे छोटे गोले के जो उनसे होते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, मतलब आयतन क्या होता है किसी ठोस गोले का, ठोस गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और कितने गोले, ये एक गोले का, तो दो गोले का कितना होगा 2, तो बराबर होगा क्योंकि वॉल्यूम बराबर है, आयतन बराबर है। छोटे छोटे गोले का क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, क्योंकि इसमें आंतरिक व्यास भी दे रखा है और बाह्य भी दे रखा है, तो आर की क्यूब मतलब कि क्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे बाह्य त्रिज्या से, मतलब ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई की क्यूब, मतलब कि इसको तोड़ा है ना, इसको पिघाल के ये बनाया गया है छोटे छोटे गोले जिसमें भरा गया है, तो 4/3 पाई, तो ये आर की क्यूब जो त्रिज्या है, त्रिज्या में क्या करेंगे बाह्य त्रिज्या में से माइनस कर देंगे आंतरिक त्रिज्या को, जब हमारा आंसर है। और पूछ रहा है छोटे छोटे गोले कितने बने, ये तो छोटे छोटे गोले हैं, तो कितने बनेंगे, मान ले n बनेंगे, तो हमें उस n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, अब n की वैल्यू निकालने, जो मल्टीप्लाई में 10 चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब अपॉन 4/3 इंटू पाई बाह्य आर की क्यूब माइनस इंटरनल आर की क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बच क्या गया, n की वैल्यू बच गई आर की क्यूब अपॉन बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। अब आर की क्यूब क्या हुई, ये आर की क्यूब है बड़े वाले की त्रिज्या कितनी रखी है 18.2, तो 18.2 की क्यूब है, तो 18.2 इंटू 18.2 इंटू 18.2 लिख सकते हैं इसको, अपॉन बाह्य, पहले देखें बाह्य का त्रिज्या कितने बनेंगे, तो बाह्य का व्यास दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर दे रखा व्यास, तो व्यास का आधा जो है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 1.2 सेंटीमीटर है, इसका आधा करेंगे क्या बन जाएगा 0.6, तो 0.6 आ गया किसका बाह्य वाले का, तो 0.6 की क्यूब माइनस आंतरिक का कितना 1 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 0.5 की क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर देख लो कितने हैं, या इसको सोल्व कर लो पहले, 18.2 इंटू 18.2 इंटू 18.2 अपॉन 0.6 की क्यूब की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0.216 माइनस 0.5 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0.125। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो, इस पॉइंट के बाद एक नंबर, इस पॉइंट के बाद एक नंबर, इस पॉइंट के बाद एक नंबर, कितने नंबर हो गए 3, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो तो पॉइंट हट जाएगा। अब क्या बन गया 182 इंटू 182 इंटू 182, तो डिवाइड कर दिया कितने से 1000 से, क्योंकि ये था, अपॉन पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने जीरो लगा दो, तो क्या बन जाएगा 216 अपॉन 1000 माइनस पॉइंट के बाद कितने नंबर 3 नंबर, तो 3 जीरो लगा दो डिवाइड कर दो 125 अपॉन 1000। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ऐसे लिख देंगे 182 इंटू 182 इंटू 182 अपॉन 1000, तो यहाँ से 1000 कॉमन आ जाएगा, जैसे 1000 कॉमन लिया 1/1000, अंदर क्या बच गया 216 माइनस 125। अब देख ये 1000 है, 1000 नीचे आ जाएगा, ये वाला 1000 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 182 इंटू 182 इंटू 182, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 अपॉन ये 1000 नीचे आ जाएगा,
216 में से 125 गए, कितने बचे? 216 में से 125 गए, वो बच जाएंगे 91। तो 1000 से 1000 गया कैंसिल, ठीक है, 1000 से 1000 गया कैंसिल। यहाँ पे 2 भी था, सॉरी, यहाँ पे 2 भी तो था, तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहाँ पे भी है, 2 इंटू, तो 91 है, 91 से सीधा कट जाएगा 182 2 पे, तो बच क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 182 इंटू 182। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 132,496, मतलब 1,32,496 आंसर हो जाएगा उसका बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीजल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई है। मान के चलो डीजल की मूल्य में 60% की वृद्धि हुई है, तो एक ट्रक चालक की बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि डीजल का खर्च अपरिवर्तित रहे? एक चीज़ समझो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, तो एक चीज़ को ये बढ़ाएगा, कोई भी एक चीज़ को ये बढ़ाएगा और दूसरी चीज़ को अपने आप ये घटाएगा। क्यों? इसने मतलब हमेशा ये चीज़ याद रखना, कोई भी इस जैसे क्वेश्चन में एक चीज़ को बढ़ाएगा और दूसरी चीज़ को घटाएगा और बोलेगा जो तीसरी चीज़ है हमारी वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि एक चीज़ को इसने कह दिया कि ये अपरिवर्तित है, ये चेंज नहीं हो रही, और एक चीज़ को बढ़ा रहा है तो दूसरी चीज़ को घटा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि दूसरी चीज़ जो घटा रहा है वो कितने % घटा रहा है। तो इसका एक सीधा सा तरीका है, किसने बोला 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है, तो उसके ट्रक चालक की डीजल की खपत को कितना कम करना पड़े कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, खर्च पे कोई प्रभाव ना। मान के चलो 60% बढ़ रहा है, 60% निकाल दो, 60% का फ्रैक्शन आया 2 3 6 2 5 10, तो प्लस का 3/5। अब ये बोल रहा है कितना खपत कम करनी पड़े, कितने % की खपत कम करनी पड़े। ये प्लस था, कम करना पड़ेगा तो माइनस लगा देंगे, जो ऊपर रहता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, अपूर्ण में वो चीज़ आ जाती है। जो 5 जो नीचे होता है, अगर प्लस का साइन है तो ऊपर वाले से प्लस कर देते, माइनस का साइन होता है तो 5 में से माइनस कर देते 3 को, तो प्लस का साइन है तो 5 + 3 8 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 8। तो हमें % निकालने, इंटू में कर देंगे 100। अब इसको करेंगे सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, काट दो, 2 चौक 8, 2 50 जा, 2 दूनी 2 25 जा, कितना बन गया 25 या 75/2। अगर इसको काटेंगे, 75 को काटेंगे 2 से, 2 3 6 15, 2 7 14, 1 बच गया 0, पॉइंट बढ़ा 0 लगाते पॉइंट बढ़ गया, 2 5 10, कितना आ गया। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें, 37.5% की कमी करनी पड़ेगी, आंसर होगा डी। तो आई होप समझ में आओ। इस टाइप का क्वेश्चन ये है, मतलब एक चीज़ तो बोलेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ बोलेंगे कि घट रही है, वो कितने % घट रही है, तो वो इस टाइप से निकालेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, 18th क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति ने 1800 प्रति बॉक्स की दर से संतरों के 10 बॉक्स खरीदे। मतलब एक व्यक्ति ने 1800 प्रति बॉक्स की दर से संतरों के 10 बॉक्स खरीदे, मतलब एक बॉक्स की जो कीमत है वो 1800 है, मतलब एक बॉक्स जो है उसने खरीदे 1800 में, तो उसने खरीदे 10 बॉक्स और प्रत्येक बॉक्स में 100 संतरे हैं, और ये बोल रहा है प्रत्येक बॉक्स में कितने संतरे हैं, 100 संतरे हैं। तो उसने परिवहन शुल्क के रूप में 500 का भुगतान किया, मतलब उसने जो है परिवहन शुल्क में 500 का भुगतान किया। मतलब ये बोल रहा है जब वो चीज़ सामान लाया होगा, किसी चीज़ में रख के लाया होगा, उसमें 500 रुपये लगे, तो 500 जो रुपये लगे तो वो उसमें तो जुड़ेंगे जिसमें खरीदा, भाई खरीदने में तो जुड़ेंगे, तो 1800 में उसने खरीद लिया एक बॉक्स, और फिर उन 10 बॉक्स को लाने में भी लगे पैसे, तो वो टोटल मिला के हमें पता चलेगा। जब उसका टोटल करेंगे तो वही तो हमारा पूरा ये होगा कि हमने उस चीज़ को इतने में खरीदा। तो फिर ये बोल रहा है कि उसने 2200 प्रति बॉक्स की दर से सभी बॉक्स बेच दिए, मतलब कि एक बॉक्स को 2200 रुपये में बेचता है, तो बेचता है 2200 रुपये में एक बॉक्स को। तो हमें ये बताना है कुल मिलाकर 100 संतरे खराब हो गए। कितने संतरे खराब हो गए, 100 संतरे, मतलब 100 एक बॉक्स में 100 संतरे, तो 100 तो खराब हो गए, इसका मतलब एक बॉक्स खराब हो गया। तो खराब हुए संतरे को बेचा नहीं जा सकता, तो खराब संतरे को बेचा नहीं जा सकता, तो हमें बताना कितना लाभ हो। सबसे पहले तो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में उसने खरीदा, तो एक बॉक्स जो है उसने कितने में खरीदा, 1800 में, तो बॉक्स कितने 10 है, तो 10 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे,
तो फिर उसने बोला है कि ये इतने में खरीदा है और उसके पैसे जो है उस चीज़ को परिवहन में भी लगे, लाने में भी लगे। जो पैसे लाने में भी लगे वो खर्चे में तो जुड़ेंगे, मतलब उसने उतने में खरीदी होगी। तो हम 500 रुपये और जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 1800 इंटू 10 18,000 प्लस 500 कितना बन गया 18,500। तो मतलब उसने चीज़ को खरीदी कितने में होगी 18,500 में। फिर उसने बोला है कि उसने बेची जो है, सेलिंग प्राइस जो है, इसका विक्रय मूल्य है कि एक बॉक्स को वो 22,200 में बेच रहा है, एक बॉक्स को वो 2200 में बेच रहा है। तो बॉक्स कितने हैं टोटल 10 है, पर इसने कहा है कि 100 संतरे खराब हो गए और एक बॉक्स के अंदर 100 संतरे होते हैं, तो मतलब एक बॉक्स खराब होगा और जो बॉक्स खराब हो गया उसको हम बेच नहीं सकते। तो कितने बेचेंगे हम 9 बेचेंगे, क्योंकि एक तो खराब हो गया ना, तो 9 बेचेंगे। तो 2200 गुणा 9 करेंगे कितना आ जाएगा 19800। तो मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी 18,500 में, बेची 19,800 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये बताना है, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं। तो कितना का प्रॉफिट होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है माइनस कर दो 19,800 में से जितने में बेची है, बेचे वाले जितने में हमने बेची और जितने में खरीदी, दोनों को माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। तो 18,500 से माइनस कर दो, कितना बच गया 3 9 में से 1 गया 1, तो 1300 का फ़ायदा हुआ, कितने का 1300 का। और सीपी कितना है इसका 18,500 इंटू 100। अब काट दो, 0 से 0 गया। अब 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा ये कितने पे 5 3 15, 3 बच गया 35, 5 7 35, यहाँ से कट जाएगा 5 2 10, 3 बच गया 5 6 30, 260 अपॉन 37 कितना रह गया हमारे पास 5 2 10, 3 बचे 5 37, 260 अपॉन 37। अब अपॉन में 37 आ रहा है, तो अपॉन में 37 में एक ही है बस। जब अपॉन में 37 आ रहा है तो अपॉन में 37 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो सीधा हम ये भी लगा सकते हैं आंसर, पर हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो सोल्व करो, 260 को 37 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 37 सत्ते देखना कितना आएगा 37 सत्ते 7 7 49 4 हासिल लगे 7 21 25, तो 259 बन गया 7 पे, तो कितना बच गया 1। तो अब हम इसको करें 7 सही 1/37% होगा, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है 13 संख्या का औसत 7 है, तो 13 संख्या जो है उन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 7 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, हर एक संख्या को 5 से गुणा कर दिया तो नया औसत बताना है। तो जितना औसत होता है हमारा 7 औसत है और हर प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करें, तो उस औसत में हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाए 7 पंजे 35, तो इसका आंसर होगा A 35। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2k-4 का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 2k-4 का वो न्यूनतम मान बताना है जिसके लिए हमें 4 8 k 7 6 0 9 7 से विभाज्य हो जाए वो बताना है। मतलब 2k-4 की वो वैल्यू बताना है, वो न्यूनतम वैल्यू बताना है जो ये संख्या है वो 7 से विभाज्य हो जाए वो बताना है। तो 7 से विभाज्य का रूल क्या बोलता है, 3 3 का पेयर बना लो। 3 का पेयर ये बनाया, 3 का पेयर बनाया, ये खाली 1 बच गया तो इसको भी 3 का पेयर बनाओ। तो अब क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले को ऐड कर लेंगे, मतलब इस वाले को इससे ऐड कर देंगे। 609 प्लस 4 क्या बन गया 613, और ये बन गया 8 के 7। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 6 गया कितने बचे 2 बचे, k में से 1 गया तो k-1 बचा, और 7 में से 3 गया 4 बचा। अब 7 का विभाज्य रूल क्या कहता है, 7 का विभाज्य रूल कहता है कि 7 का विभाज्य रूल बोलता है कि या तो वो 7 से कटना चाहिए या 0 से या 7 के मल्टीपल से। 7 का विभाज्य रूल कहता है जो भी हमारी संख्या है या तो उसका 0 आ जाए, 0 नहीं आएगा तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब वो 7 से कटना चाहिए। तो अब देख, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखूँ, 0 रखने पे ये 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 204। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया 64, 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 नहीं हो सकता। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ, k की वैल्यू 1 रखने पे क्या बन जाएगा 214, तो क्या 7 से डिवाइड होगा, 7 से 21 नहीं होगा। अगर मैं k की वैल्यू 2 रख दूँ, 2 रखने पे 2 - 1 1, तो क्या बन गया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर k की वैल्यू 0 रखूँ तो k की वैल्यू 0 - 1 माइनस में चला जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर k की वैल्यू 1 रखूँ, 1 - 1 0 बन गया, तो 0 का मतलब 204, 204 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूँ, 2 रखने में 2 - 1 1 बन गया, तो क्या बन गया 214। क्या 214 7 से कटेगा, नहीं कटेगा।
अगर मैं के की वैल्यू 3 रख दूँ तो 3 रखने में क्या बन जाए, 3 माइनस 1 2, तो 224। क्या 224 7 से कटेगा, 7 3 21, 1 बच गया 14। तो के की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 रखने पे ये पूरा पूरा कट रहा है, तो वो के की वैल्यू 3 होगी जो सबसे न्यूनतम होगी। तो ठीक है, के की वैल्यू आ गई 3। तो हमसे पूछ रहा है 2k माइनस 4 की वैल्यू न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो 2k माइनस 4 का पूछ रहा है, तो के की वैल्यू हमने निकाल दी 3, तो के की वैल्यू इसमें उठा कर रख दो, 2 3 6 माइनस 4 2। इसका आंसर होगा ए। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने एक अच्छे से ट्राई किया है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत इनमें से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन फंसेगा, तो आप इनको अच्छे से करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ तो वो बहुत कम समय में सोल्व कर पाओगे आप। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करो। अगर जो भी आपको समझ नहीं आता तो वो चीज़ आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।